हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, त्रयोदशः पाठः, जिसका नाम है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यानी छितौ, क्षिति किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। क्षिति किसको कहा जाता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्षिति कहा किसको जाता है। क्षिति शब्द हमारा होता है यानी पृथ्वी, और औ की मात्रा यानी छितौ यानी पृथ्वी पर। ठीक है, क्षिति शब्द में औ की मात्रा कहाँ आई? अपनी सप्तमी विभक्ति में, जिसमें कहते हैं क्षिति पर, छितौ पृथ्वी पर राजते यानी शोभित होती है, सुशोभित होती है, राज करती है भारत भूमि। भारत वो भी कैसी? स्वर्ण भूमि। भारत की सोने जैसी भूमि पृथ्वी पर राज करती है। पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर कौन? भारत स्वर्ण भूमि की तरह राज करती है, शोभित होती है, सुशोभित होती है। तो कहते हैं, इस पाठ का पहले परिचय पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, कहते हैं प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति, और कहते हैं कि महानता होती है उसको दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता और परमाणु शक्ति संपन्नता को भी गीत में कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया गया है। इस गीत में इसमें जो गीत ये जो बनाया गया है, उसमें कवि ने भारत में जैसे उसमें होने वाले उत्सव, उसमें जो खाद्यान्न भंडार है, मतलब कहा जाता है कि हमारे भारत में कभी भी किसी भी खाने योग्य वस्तुओं की कमी नहीं पड़ती है। ऐसा यहाँ पर भंडारण है, अर्थात यहाँ की भूमि की उपजाऊ क्षमता इतनी है कि यहाँ पर कभी भी अन्न की कोई भी कमी नहीं हो पाती है। शक्ति के मामले में देख लीजिए तो हमारे पास जो मिसाइल हैं या कहें परमाणु शक्ति है, उसको भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह की जैसे विभिन्नताएं बहुत हैं, भाषाएं अलग हैं, देखने में अलग है, रंग रूप अलग है, सब अलग अलग होते हुए भी यहाँ पर की संस्कृति एक ही चलती है। और यहाँ पर जो उत्सव होते हैं, उत्सव प्रिय देश ये है। तो यहाँ पर हमारे देश की जितने भी खूबियां हैं उनको इस गीत में बताया गया है। तो छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर का अर्थ होता है स्वर के साथ गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से यहाँ संकलित किया गया है। इस गीत को क्यों संकलित किया गया है कि हमारे देश में जो क्या है प्रमुखता विशेषताएं हैं हमारे देश की, उनको इस हमारा जो पाठ है, ये गीत है, इन श्लोकों के द्वारा बताया गया है। तो चलते हैं, हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो पहले ही श्लोक को सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सुपूर्णम, यहाँ पे अंक की बिंदी लगा लीजिएगा, उसमें लगी ही होगी। सुपूर्णम यानी सुपूर्ण, सु यानी अच्छी तरह से, पूर्ण यानी भरा हुआ है, पूर्ण यानी पूरी तरह से कैसा है? सुपूर्ण, अच्छी तरह से भरा हुआ है। क्या? सदैव अस्ति। सदैव अस्ति किससे मिलकर बना हुआ है हमारा? सदैव यानी हमेशा है, सदैव अस्ति। सदैव अस्ति शब्द से ये हमारा सदैव अस्ति मिलकर बना हुआ है, यानी सुपूर्णम, पूर्ण होता है हमेशा, पूर्ण है। सुपूर्ण कहते हैं, सुपूर्ण सदैव अस्ति, हमेशा सुपूर्ण है। कौन क्या पूर्ण है हमारे देश में? कहते हैं खाद्यान्न भांडम, यानी खाद्यान्न यानी खाने योग्य, भांडम यानी भंडार। कहते हैं सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम, खाद्यों के खाद्य अन्न। अब ये खाद्यान्न जो शब्द है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है? खाद्य, खाद्य और खाद्य बना हुआ है, खाद्य अन्न। अब कहते हैं अन्न, और फिर आगे लिखा हुआ है भांडम, जिसका अर्थ क्या हुआ? सदैव अस्ति, हमेशा ही, सदैव, सदा, जो सदैव शब्द है वो भी पता है किससे मिलकर बना होता है? सदा एव शब्द से। ठीक है, सदा एव शब्द से सदैव मिलता है, जिसका अर्थ होता है हमेशा, एव का अर्थ होता है ही। यहाँ पे आ और ए से ऐ की मात्रा, यहाँ पे वृद्धि संधि का नियम लग जाता है, तो सदा एव से सदैव बन जाता है, यानी हमेशा ही। सुपूर्ण यानी भरे हुए रहते हैं, भरे हुए रहते
हैं की बात बाद में कहेंगे। सदैव भरे हुए खाद्य खाने योग्य अन्न के भंडार, भंडार यहाँ पर सदैव भरे हुए रहते हैं। और आगे कहते हैं नदी नाम जल, और नदी का जो जल है, नदी नाम यानी नदियों का, अब नदी नाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, जैसे बालका नाम बालकों का विद्यालय, बालका नाम विद्यालय, बालकों का विद्यालय। नदी नाम जलम यानी नदी का जल, यत्र यहाँ कहते हैं पीयूष तुल्यम, पीयूष यानी अमृत के तुल्य, अमृत के समान है। कहते हैं सदैव सुपूर्णम अस्ति खाद्यान्न भांडम, नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यहाँ पर जो नदियों का जल है पीयूष तुल्य है। इयम यह स्वर्णवत भांति, स्वर्ण की भांति, कहते हैं स्वर्ण की तरह है। सस्यैः धरेयम यानी धरा इयम, अब देखिए यहाँ पर जो सस्यैर धरेर रयम बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है? सस्यै, सस्यैः यानी शस्य का अर्थ होता है फसल, क्या होता है? फसल। और ऐ की मात्रा कहाँ आती है? ऐ की मात्रा और विसर्ग साथ में कहाँ आता है? ये आते हैं तृतीया विभक्ति बहुवचन, यानी फसलों के द्वारा या फसलों से, ठीक है, फसलों के द्वारा या से का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। बना कैसे है? सस्यैः यानी फसलों के द्वारा, धरा कहते हैं धरे यम जो बना हुआ है किससे मिलकर बना है? धरा, धरा और इयम। कैसे? आ और ई का मेल हुआ, ए की मात्रा बनी तो धरा शब्द में क्या मिल गई? अ और ई की जगह पे ए की मात्रा लग गई तो ये बन गया धरे और यम, यानी धरा इयम। यह पृथ्वी सस्यै फसलों के द्वारा, इयम अब यहां से समझिएगा, इयम धरे सस्य भाति स्वर्णवत। अब क्या कहा है? यह धरा फसलों के द्वारा स्वर्णवत भांति, स्वर्णवत यानी स्वर्ण की भांति, स्वर्ण की तरह है, विभाति, भांति यानी शोभित होती है, भांति यानी शोभित होती है। इयम यह जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, यह धरा में क्या कैसी शोभित होती है? ये फसलों के द्वारा। जब क्या होता है, फसलें खेतों में जब पक जाती हैं तो उनका जो रंग होता है वो सोने की तरह चमकने लगता है। तो कह रहे हैं कि धरा इयम, इयम धरा सस्यै स्वर्णवत भांति, स्वर्ण की तरह ये धरा जो पृथ्वी होती है वो कैसी? धरती, यहाँ की धरती, यहाँ की जो धरती है क्या होती है? सोने की भांति चमकने लगती है, सोने की भांति सुशोभित होने लगती है। और ये छितौ, और जिसके द्वारा ये छितौ पृथ्वी पर राजते सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि। भारत की स्वर्ण भूमि कैसी होती है? छितौ पर, पृथ्वी पर सोने की तरह चमकती है। तो इसका अर्थ भी यही लिखा हुआ है कि जहां खाद्यान्न से पात्र भरे रहते हैं, यानी भंडार, पात्र अकेला नहीं भंडार कहेंगे, खाद्यान्न के भंडार भरे रहते हैं, पात्र की जगह भंडार लिख लीजिए, ज्यादा और अच्छा रहेगा। भांडम का अर्थ क्या होता है? भंडार। सदा भरी रहती हैं और जहां नदियों का जल अमृत के समान होता है। यह जो धरती है, ये जो धरित्री है, फसलों से सोने की भांति सुशोभित होती है। लिखा है ना, स्वर्णवत, सोने की तरह भांति सुशोभित होती है। सस्यै फसलों के द्वारा, सस्यै फसलों के द्वारा ये सोने की तरह सुशोभित होती है। ये इस धरती पर, ये जो भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, इस धरती पर ये जो हमारी भारत भूमि है कैसी है? स्वर्ण की तरह, सोने की तरह चमकती है, सोने की तरह सुशोभित होती है। पृथ्वी तो पूरी है, लेकिन इसमें जो हमारी भारत भूमि है वो कैसी राजित होती है? सोने की भांति सुशोभित होती है। आगे बताते हैं, त्रिशूल, त्रिशूलाग्नि ना गई है। अब यहाँ पर ये किन शब्दों से मिलकर बना है? 3 से, जिसमें क्या लिखा हुआ है? त्रिशूला लिखा हुआ है। यहाँ से तोड़िए इसको, जब बड़े आ की मात्रा टूटेगी तो इसमें से अ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बड़ा आ हमने कई बार बताया है कि दीर्घ संधि में 2 आ के मिलने से ये बड़ा आ बनता है और बड़े आ की मात्रा इसमें लगी थी। तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा त्रिशूल। अब यहाँ से आ जाएगा अग्नि, त्रिशूल अग्नि, पृथिव्य यानी पृथ्वी, अस्त्र घोरय, और यहाँ पे सूर्य नाग और रह गया अपना अग्नि नागई है, नागई और पृथिव्य। क्या लिखा हुआ है?
पृथिव्य, फिर इसके बाद लिखा है पृथिव्य से में से पृथिव्य के बाद से अ निकालेंगे तो ये हो जाएगा अस्त्र और ये बन जाएगा घोरई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? त्रिशूल अग्नि नाग पृथिव्य अस्त्र घोरई। अब कैसे? ये मिसाइलों की बात बताई गई है, चारों मिसाइलों के नाम बताए गए हैं कि यहाँ पर हमारे भारत में त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, पृथ्वी जो शब्द है इसका नाम क्या है? पृथ्वी शब्द है हमारी मिसाइल का। ठीक है, तो कहते हैं त्रिशूल, त्रिशूलाग्नि नागई, त्रिशूल अग्नि नाग की द्वारा, और किसके द्वारा? पृथ्वी अस्त्र घोरई, और पृथ्वी जो अस्त्र है घोर अस्त्र हैं। घोर अस्त्र किनको कहा जाते हैं? मिसाइल हैं। और कहते हैं अणुनाम, अणुओं की भी, अणु यानी परमाणु की भी, महाशक्ति भी, महाशक्ति के द्वारा पूरित इयम, यह पूरित है, यानी इसके पूर्ण है। ये किन शक्तियों से पूर्ण है बता रहे हैं, कहते हैं त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्य अस्त्र घोरई, पृथ्वी जैसे अस्त्र घोरों के द्वारा, घोर अस्त्रों के द्वारा, यानी भयंकर, यानी हमारी मिसाइलों के द्वारा, और अणुनाम, अणुओं की, महाशक्ति भी, महाशक्ति के द्वारा। महाशक्ति भी में देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया का अर्थ क्या होता है? से या के द्वारा, और इसमें महाशक्तियों के द्वारा, जैसी महाशक्तियों के द्वारा पूरित यम, किससे मिलकर बना है? पूरित यम, यानी यह पूरित है, यह पूर्ण है। और कहते हैं सदा, और जो क्या करते हैं? जो सदा हमेशा राष्ट्र रक्षा रता नाम, राष्ट्र की रक्षा में रत धरेयम, इस धरा की, राष्ट्र में ये जो शक्तियां हैं ये क्या करती हैं? हमेशा ही इस धरा की, राष्ट्र की रक्षा, इस पृथ्वी पर, हमारी जो पृथ्वी पर हमारा जो भारत देश है, हमारा राष्ट्र है, उसकी रक्षा में रत रहते हैं। छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, और पृथ्वी पर हमारी भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित होती है। भारत जो है स्वर्ण भूमि जैसे सुशोभित होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया। फिर से देखेंगे इसके सरल अर्थ में भी कि ये जो धरती है, ये धरे यम जो शब्द है, इसमें ये सब पहले ही से बता देते हैं, धरा यम, यह जो धरती है हमारी भारत की धरती है, कहते हैं त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से, और कहते हैं परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। लिखा है पूरितयम, यह पूरित है, भरी हुई है, पूर्ण है। यह देश की रक्षा में लगे हुए भारत कैसी है? कहते हैं वीरों की भूमि है। और कहते हैं पृथ्वी पर भारत, पृथ्वी पर जो भारत है कैसा है? भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। भारत की जो भूमि है स्वर्ण की तरह है, शोभायमान होती है या सुशोभित होती है। आगे देखते हैं इयम, यह वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, वीरों यानी वीरों के द्वारा राज की जाने वाली, भोग्या यानी भोग की जाने वाली। यहाँ पर वीर राज करते हैं, तथा कर्म सेव्या, और कर्म के द्वारा सेवा की जाने वाली, सेव्या कर्म के द्वारा सेवा की जाने वाली। कहते हैं इयम, यह वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोग की जाने वाली, यानी वीर ही इस पर भोग करते हैं, राज करते हैं। तथा कर्म सेव्या, कर्म करने वाले, जैसे किसान हुए, वीर लोग हुए, सैनिक हुए, कर्म सेव्या किसानों के द्वारा या कर्म करने वालों के द्वारा सेवा की जाने वाली। आगे लिखते हैं जगत वंदनिया, यानी जगत यानी संसार में, वंदनिया संसार के द्वारा वंदना की जाने वाली। च और भू, और यह धरती देव गेया, देवों के द्वारा गेय गाई जाने योग्य है। कैसी है भूमि? कहते हैं जगत वंदनीय, ये जगत में वंदन करने योग्य है, वंदन करनी चाहिए। और यह भूमि कैसी है? देव गया, देवों के द्वारा इसका गुणगान की जाने लायक ये भूमि है। सदा, जहां पर हमेशा पर्वणाम देखिए पर्वणाम यानी पर्वों का यानी त्योहारों का, उत्सवानाम और उत्सवों की यह यह धरती है। ये हमेशा ही कैसी है? बोले हमेशा से पर्वों की और उत्सवों की धरा है। ये भूमि कैसी है? ये भूमि वीर भोग्या है, कर्म सेव्या है, जगत वंदनीय है, देव गेया है, और हमेशा ही पर्वणाम यानी
जो पर्व होते हैं, पर्व किसको कहा जाता है? त्योहारों को। त्योहारों की, उत्सवों की यह धरा है, धरेयम यानी यह धरा है। और छितऊ पृथ्वी पर राजते सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि। भारत स्वर्ण भूमि की तरह क्या होते हैं? भारत की भूमि स्वर्ण की तरह सुशोभित होती है। तो ये हमारी हो गया। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये बना है ना पर्वणाम उत्सवानाम, किससे मिलकर बना हुआ है ये हमारा? पर्वणाम यानी पर्वों की, पर्व यानी त्योहारों की। और यहां से ऊ बाहर निकाल दीजिए, ये जो माँ में ऊ लगा हुआ है ये क्या लिखा है? पर्वणाम उत्सवानाम। तो यहां से ऊ निकालिए तो यहाँ पे बन जाएगा ये हमारा उत्सवा नाम। ठीक है, इस प्रकार से ये दो शब्दों से मिलकर बना पर्वणामुत्सवानाम। ठीक है, जिससे जो किससे मिलकर बना है? पर्वणाम और उत्सवानाम, यानी पर्वों का, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा है। काकी के का अर्थ निकालेंगे आप, क्योंकि त्योहार एक नहीं कई मनाए जाते हैं। तो पर्वों की और कहते हैं उत्सवों की, धरेयम धरा यम, यह धरा है, ये पृथ्वी है। तो आगे देखेंगे सरलार्थ में, यह वीरों के द्वारा भोग्य यानी राज की जाने वाली, भोग की जाने वाली, कहते हैं कर्म के द्वारा सेवनीय यानी कर्म के द्वारा सेवा योग्य की जाने वाली, विश्व के द्वार पर कहते हैं जगत वंदनीय, जगत में संसार में वंदना करने योग्य और देवताओं के द्वारा गाने योग्य भूमि है यह। सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है यह, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजित है। आगे देखते हैं इयम, कितनी सारी विशेषता बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं इयम, यह ज्ञानी नाम, यहाँ पे ज्ञानियों की, चैव और वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की, विपश्चित कहते हैं विपश्चित जना नाम इयम, विपश्चित विद्वानों की, कहते हैं ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विपश्चित कहते हैं विपश्चित यानी विद्वानों की, विपश्चित जनानाम इयम, विद्वानों की, विद्वान लोगों की यह, और संस्कृतानाम और संस्कृतियों की। यहाँ पे इसको हम तोड़ के बता देते हैं, बाकी तो सब अपने सामने। ज्ञानी नाम यानी ज्ञानियों की, ज्ञान शब्द में नाम लगा दिया यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन यानी ज्ञानियों की। वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, कहते हैं विपश्चित जना नाम, ये यहाँ पर जो संधि है हमारी दो संधि बनी हुई बता देते हैं, विपश्चित और जना नाम। ठीक है, और जना नाम इयम, जना नाम यहाँ पे म हलंत वाला आया है और इयम, इयम यानी यह। ठीक है, यहाँ पर ता जो है, पहले हमने एक आपको सूत्र बताते हैं बार बार जसत्व संधि का। जसत्व में होता क्या है? पहला वर्ण किसी भी स्वर व्यंजन के योग्य में के आने पर तीसरे वर्ण में बदल जाता है। लेकिन अब क्या होगा? कहेंगे यहाँ पर ये जो त है वो जा में कैसे बदला? तो यहाँ पे दो संधियां लगी हुई हैं। हमने लास्ट जो पाठ पढ़ाया था, 12वां पाठ पढ़ा रहे थे, उसमें भी हमने समझाई थी कि यहाँ पर एक पहले श्रुत्व संधि का नियम लगा हुआ है। श्रुत्व संधि का नियम क्या होता है कि स्तोह शुना श्चुह, इसका सूत्र होता है स्तोह शुना श्चुह, ये सूत्र होता है जो क्या कहता है, स या ता वर्ग का, या तो सा हो या ता वर्ग के चारों पांचों अक्षरों में से कोई अक्षर हो। ता वर्ग के कौन से अक्षर होते? त थ द ध न। या तो सा लिखा हुआ हो या ता वर्ग का कोई अक्षर हो और उसके बाद यदि श या च आ जाए। वैसे तो जो भी प्रथम वर्ण होता है अन्य स्वर व्यंजन के होने पर तीसरे में बदल ही जाता है, लेकिन ये स्तोह शुना श्चुह कहता है कि स्तोह के बाद श्चुह आने पर, श्चुह यानी ये वाला श या चा वर्ग आने पर, चा वर्ग यानी च छ ज झ य आने पर ये सब श्चुह बदल जाते हैं, यानी श और चा वर्ग में बदल जाते हैं। कौन? स्तोह, यानी जो सा और ता होते हैं वो श या चा वर्ग में बदल जाते हैं। अगर सा के बाद ये इनमें से कोई भी होता, यानी श च छ ज झ और ये कोई भी होते, किसके बाद? स्तोह के बाद। स्तोह में कौन कौन आते हैं? स त थ द ध और न। अगर इनके बाद
इनमें से कोई भी अक्षर आ जाता तो इन सभी को इसी में बदल जाना है। तो ये जो त है पहले नंबर पे आता है तो ये किस में बदलेगा, चा में, पहले नंबर के चा में ही बदल जाएगा। ठीक है, इष्टुत्व संधि में हमने सिखाया है आपको। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इष्टुत्व संधि को देख लीजिए, नहीं तो 2 मिनट में लाइए हम यहीं पे आपको पहले इसको क्लियर कर दें, नहीं तो वो आप लोगों के मन में लगा ही रहेगा कि ये क्या है। ये इष्टुत्व संधि है जिसमें होता क्या है, स्तोह, शुना और शुह, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब स्तोह के अंदर आने वाले कौन से वर्ण होते हैं, सा और तावर्ग। तावर्ग के अक्षर कौन कौन से होते हैं, त, थ, द, ध और ना। क्योंकि भाई यहाँ पे जो ये वाला जो विपश्चित जना नाम जो शब्द बना हुआ है ये कैसे मिलकर बना, ये आपको बताना जरूरी है कि ये त था और जा कैसे बदल गया। नहीं तो क्या होना चाहिए था, ताकि स्थान पे दा आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ताकि स्थान पे जा आ गया। क्यों आया उसके लिए बता रहे हैं। अब ये शुना की पे जाएं तो ये क्या आता है, शुना में श और चा वर्ग आते हैं, च, छ, ज, झ और य। भाई ये सब काम की ही चीजें हैं, इसीलिए आपको बता भी रहे हैं। लिखा है, कहते हैं सा के बाद में, किसके बाद में, सा के बाद में, सा या तावर्ग के बाद में ये वाले कोई भी अक्षर आ जाए। ठीक है, जैसे कहें ये लिखा हुआ है श, शा के बाद में अकेला ये नहीं कि सा के बाद में शा आएगा तभी शा में बदलेगा, नहीं, शा के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, स आ जाए, च आ जाए, छ आ जाए, ज आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये स, ये जो स है श में बदल जाएगा, बदलेगा सा में ही। लेकिन अगर इनके योग में इनमें से कोई भी अक्षर इनके पीछे लिखा होगा तो वो जाके शा में बदल जाएगा। यही नियम यहाँ होता है कि ता के बाद कोई भी अक्षर इन 5 में से 6 में से कोई भी लिखा हुआ हो तो जो ता बदलेगा, लेकिन किस में बदलेगा, पहले नंबर के चा में। ठीक है, क्योंकि ये पहले नंबर का अक्षर होता है तो भाई फर्स्ट रैंक वाला फर्स्ट रैंक के ही हिसाब से बदलेगा। ऐसे ही था कहता है, था के बाद अगर इन 5-6 अक्षरों में से कोई भी आ जाए, थ स्तो है, शुह आ जाए, तो ये ही अपने कैसे बोली, जैसे त चा में बदल गया, पहला पहले नंबर से बदला तो दूसरा दूसरे नंबर से बदलेगा, तो था की जगह छा आ जाएगा, दा की जगह जा आ जाएगा, धा की जगह क्या आ जाएगा, झ आ जाएगा और ना की जगह या आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमने बताया आपको, स्तो, इष्ना, इष्टुहु। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो लिखा हुआ था हमारा कौन सा, कहते हैं विपश्चित, क्या लिखा हुआ था, विपश्चित लिखा हुआ था, विपश्चित जनानाम। ठीक है, तो क्या बताया, ता के बाद जरूरी नहीं है चा आ जाए, इन 5-6 में से कोई भी दिख जाए तो दिख रहा है, हाँ कह रहे जा दिख रहा है, स्तोह के बाद शुह दिख रहा है, यानी सा के बाद इनमें से कोई भी वर्ग का अक्षर दिख रहा है तो ये त जाके चा में बदल जाएगा। तो पहले ये क्या बन जाएगा, विपश्चि, ठीक है, आधा चा में बदल जाएगा और इसको जना नाम को हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जशत्व संधि का नियम लगेगा जो कहता है पहले अक्षर के बाद, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ रहा होगा तो ये पहला अक्षर अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो चा का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, च, छ, जा, तीसरा अक्षर कौन सा होता है, जा, तो यहाँ पर ये च जा में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे ये कैसे बना, विपश्चित जना नाम। देख लीजिए यही अक्षर बना हुआ है, यहाँ पे 2 संधियां लगी व्यंजन की। ठीक है, विपश्चित जना नाम इयम, और बाद में लगा जना नाम शब्द के बाद इयम लगा हुआ है यह, यानी यह ज्ञानियों की चैव और कहते हैं वैज्ञानिकों की, विपश्चित जना नाम इयम, यह विपश्चित जनाओं की यानी विज्ञान जो कैसे होते हैं विद्वानों की और संस्कृता नाम और संस्कृतियों की यह भूमि है। धरेयम, यहाँ से यह भूमि है, धरेयम यहाँ पे इसीलिए लास्ट में लिखा हुआ है कि यह है धरा। और कैसे कहते हैं, बहुनाम, बहुत सारे, मतानाम, बहुत सारे मतों के होने पर भी, क्योंकि देखिए अलग अलग मत वाले हैं,
मत यानी मत का अर्थ होता है मति या बुद्धि वाले, अलग अलग विचारों वाले। मत का अर्थ क्या होता है? विचार, आपकी बुद्धि, आपकी सोच। ठीक है, तो कहते हैं बहुनाम यानी बहुत बहुत प्रकार के, मतानाम जनानाम, बहुत प्रकार के विचारों वाले जनों की यह भूमि है। और होते हुए भी यहाँ पर कहते हैं ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, संस्कृतियों की यह भूमि है, जो कि छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, जो कि पृथ्वी पर जो भारत है स्वर्ण भूमि की प्रकार क्या होता है? शोभित होता है। भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर राज करती है, सुशोभित होती है। आगे कहते हैं इयम, यह शिल्पा नाम, शिल्पकारों की, शिल्पा नाम यानी बहुत प्रकार की शिल्प की यहाँ पर कारीगरी की जाती है। यंत्र विद्या धरणाम यानी शिल्पियों की, शिल्पा नाम यानी शिल्प करने वालों की। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ शिल्प कला जानते हैं, अब कहते हैं यंत्र विद्या धारणाम, कहते हैं धराणाम, यह यंत्र विद्या। यंत्र विद्या कौन सीखते हैं? कहते हैं यंत्र यानी यंत्र तंत्र नहीं बात कर रहे हैं, मंत्र तंत्र वाली, यंत्र यानी मशीनों को। कौन होते हैं? इंजीनियर। कहते हैं यंत्र विद्या धराणाम, यह यंत्र विद्या को धारण करने वाले लोगों की भी है। यहाँ पर मतलब इसका अर्थ क्या बताया जा रहा है? इयम, यह जो भूमि है, शिल्पा नाम, शिल्पियों की है, यानी यहाँ पर बहुत प्रकार के कारीगर पाए जाते हैं। यंत्र विद्या धराणाम, यंत्र विद्या वाले कौन होते हैं? कहते हैं इंजीनियरों की। फिर कहते हैं भिषक, भिषक का अर्थ हुआ डॉक्टर्स। कहते हैं शास्त्री नाम, भिषक शास्त्री नाम यानी चिकित्साओं को जानने वाले। और भू प्रबंधे, और यह भूमि प्रबंधे युता नाम, प्रबंधन करने वाले कौन होते हैं? मैनेजर। यहाँ पे शिल्पी हैं, यहाँ पे मतलब आर्टिस्ट है। शिल्पी का अर्थ हो गया, अगर हम इसको इंग्लिश में आपको बताएं तो क्या हो जाएगा? इयम शिल्पा नाम, ये आर्टिस्टों की है। विद्या, यंत्र विद्या धारणाम, यंत्रों की विद्या यानी इंजीनियरों की है। भिषक शास्त्री नाम, चिकित्सा का ज्ञान रखने वालों की है, यानी डॉक्टर्स की है। यह भू यानी भूमि, ये जो अर्थ है हमारा देश है। प्रबंधे युता नाम, मैनेजरों से युक्त है। युता नाम, युक्तियों से, किनसे कह रहे हैं? प्रबंधे, मैनेजर्स। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, चिकित्सक डॉक्टर्स भी हैं। फिर कहते हैं नटा नाम, नटी नाम, नट और नटी किसको कहा जाता है? अभिनेता और अभिनेत्री, जो एक्टर एक्ट्रेस कहते हैं, नट और नटी यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों की। कवि नाम, और कवियों की। धरेयम, यह धरा है, जो कि छितौ राजते, जो कि पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि विराजित होती है। भारत की ये जो स्वर्ण भूमि है इस धरती पर विराजमान होती है, सुशोभित होती है। आगे देखते हैं, लिखा है वने, और वन में, और वन में क्या होती है? दिग्गजानाम, और वन में ये कैसी सुशोभित है? दिग्गजों के द्वारा, दिग्गजों की, तथा केसरी नाम, और सिंहों की। केसरी किसको कहा जाता है? सिंहों को कहा जाता है, शेरों को। कहते हैं वन में ये कैसी है? दिग्गजानाम, हाथियों की, तथा केसरी नाम, और सिंहों की। कहते हैं तटी नाम इयम, और नदियों की यह। वर्तते भूधराणाम, यह भूमि, यह भूधराणाम, ये जो भूमि है या पृथ्वी है कैसी है? धारण करने वाली है। वन में, इसके वन में क्या पाए जाते हैं? दिग्गज पाए जाते हैं, यानी हाथी पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। नदियां यहाँ पर इस धरा पर कहते हैं वर्तते हैं, भूधराणाम, इस भूमि की, इस भूमि पर, इस धरा पर क्या है? तटी नाम, कहते हैं तटी नाम इयम, नदियों की यह धरा है। यहाँ पे नदियाँ बहुत सारी हैं, यहाँ पे दिग्गज हाथी बहुत हैं। केसरी नाम, केसरी नाम यानी सिंह बहुत हैं। कहते हैं शिखी नाम, शिखी यानी मोर, शिखा उसका जो मोर होती है, जो उसके सबसे ऊपर क्या कैसे लिखे हैं? तो शिखा जो उसकी चोटी होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा मोर के ऊपर इस प्रकार से बने हुए होते हैं, यानी शिखा को धारण करने वाली होती है, इसलिए शिखी नाम किसको कहा जाता है? मोर को। कहते हैं शिखी नाम यानी मोरों की, शुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की, धरा इयम, यह धरा है। अब यहाँ पे वन्य पशु पक्षियों के बारे की भी विशेषता बता दी गई कि वनों की, यहाँ पर वनों में दिग्गजों की, सिंहों की, नदियों की, भूधरा नाम, यह धरा है। शिखी नाम,
ऐसी जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो हमारी भारत भूमि है, इन दिग्गजों को, केसरियों को, तटी नाम नदियों को धारण करने वाली ये पृथ्वी है। शिखी नाम मोरों की, शुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की धरा इयम, ये धरा है जो कि छितौ राजते। देखिए कितनी प्रकार की विशेषताएं, शस्त्रों में देखा तो उसमें, अगर कहें कि विद्याओं में देखा तो हर विद्या में निपुण यहाँ पर व्यक्ति पाए जाते हैं। अस्त्र शस्त्र में प्रबल है, खाने के भंडार यहाँ पर हमेशा भरे रहते हैं, पशु पक्षियों में भी विभिन्नताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये जो भारत भूमि है, कहते छितौ राजते, जो पृथ्वी पर सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि ऐसी सुशोभित होती है। तो ये यहाँ पर सरल अर्थ में देखिए, यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, कहते हैं मोरों की, तोतों की और कोयलों की धरा है। भारत पर, जो पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ होता है पूरा। अब इसमें आए हुए शब्दार्थों को हम आपको बता देते हैं। खाद्यान्न भंडारम किसको कहा जाता है? अनाजों के भंडार को, ठीक है। अन्न भांडम भी उसको कहा जाता है। खाद्यान्न लिखा हुआ हो, अन्न भांडम लिखा हुआ हो, एक ही बात है। नदी नाम यानी नदियों की, सरिता नाम, पीयूष तुल्यम, ये इसमें समानार्थक संस्कृत के भी कुछ अर्थ हमने बताते जा रहे हैं साथ में। पीयूष तुल्यम यानी अमृत के तुल्य, अमृत के समान, तो सुधा तुल्यम भी कहेंगे। भाति यानी सुशोभित होती है, राजते। शस्य यानी फसलों से। धरेयम यानी यह पृथ्वी, कहते धरित्रियम, धरेयम या धरित्रियम, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? यह पृथ्वी। धरा इयम शब्द से ये धरे यम बना हुआ है। हमने पहले भी आपको बताया है कि धरे यम जो शब्द है, ए की मात्रा कहाँ से आई है? सॉरी, धरे यम किससे मिलकर बना है? जो ए की मात्रा है, ए की मात्रा को अगर आप तोड़ेंगे तो गुण संधि में ए की मात्रा कहाँ से आती है? अ और ई के मिलने से ए की मात्रा बनती है। तो हम क्या करेंगे? जो धर शब्द है उसको आ दे देंगे तो ये बन जाएगा धरा, और ई यम को दे देंगे तो बन जाएगा यम, यानी यह धरा, यह पृथ्वी, ठीक है। धरेयम यानी यह पृथ्वी, यानी धरित्रीयम यानी धरित्रीयम। छितौ यानी क्षिति पर, तो धरायाम। त्रिशूलाग्नि नागई, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी कहते हैं पृथ्वी अस्त्र घोरई, पृथ्वी जैसे भयानक मिसाइलों के द्वारा। मेदिनी यानी यह पृथ्वी। आगे लिखा है पर्वणाम उत्सवानाम, पर्वों और उत्सवों की, कहते हैं ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की, विदुषाम। विपश्चित जनानाम यानी विद्वान जनों की, विद्वत जनानाम। शिल्पी नाम यानी शिल्पकारों की, ठीक है, शिल्पकारों का या शिल्पकारों की। यंत्र विद्या धराणाम, यंत्र विद्या को धारण करने वाले यानी जानने वालों की। आगे देखते हैं, लिखा है भिषक यानी कैसे, कहते हैं वैद्य चिकित्सकों की। प्रबंधयुता नाम यानी प्रबंधन, मैनेजर, प्रबंधन करने वाले कौन होते हैं? मैनेजर, समुदाय प्रबंध में कार्य में लगे हुए, प्रबंधन का कार्य में लगे हुए ऐसे लोगों की। नट नटी यानी अभिनेता और अभिनेत्री। केसरी नाम यानी सिंहों की। आगे लिखा हुआ है तटी नाम यानी नदियों की। भूधरा नाम यानी क्या? भूधरा नाम किसको कहा जाता है? हमारे पर्वतों की। पर्वतों का, की, के, जो भी अर्थ हमारा उसमें सटीक बैठता है वही हम प्रयोग कर लेते हैं, का, की या के। जहाँ पे नाम, 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 आम कहीं पे लिखा हुआ हो पीछे, समझ लेना यहाँ पे का, की, के का हमें अर्थ लगाना है, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लगाया जाता है। भूधरा नाम यानी पर्वतों की, नदियों की ये धरा है। पिका नाम कोयलों की, शिखी नाम मोरों की, अणु नाम यानी परमाणु। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में किसको, अपने जो हमारा त्रयोदश पाठ है छितौ राजते भारत भूमि, भारत स्वर्ण भूमि, जिसको हमने पढ़ा, भारत की विशेषताओं को जाना। अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्यों के पास में। अब अभ्यास कार्यों को हल करें उसके पहले हम हमेशा कहते हैं कि जो भी पाठ पढ़ाया है उसमें आए हुए संधि शब्दों को भी हम साथ साथ बताते जाते हैं। तो पहले जैसे लिखा है सदैवास्ति, किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? सदा, एव और अस्ति से, जिसमें कि अ और ए के मेल से यहाँ पे वृद्धि संधि का नियम लगा, जिससे कि ऐ की मात्रा बन गई, और व में छुपा हुआ अ जब इससे मिला तो यहाँ पर हमारी दीर्घ संधि का नियम लगा और हो गया सदैव अस्ति।
सदैवास्ति। ऐसे ही लिखा है खाद्यान्न भांडम, जो किन किन शब्दों से मिलकर बना है, खाद्य अन्न भांडम शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर भी देखिए बड़े आ की मात्रा द्य में छुपे हुए अ और अ से मिलकर बनी है। आगे लिखा है स्वर्णवत भांति, जहाँ की जो द आया है कहाँ से आया है, त से, जशत्व संधि के नियम से। त के बाद आने वाले किसी भी स्वर या व्यंजन के बाद केवल त नहीं, हर वर्ग का जो प्रथम अक्षर होता है तृतीय वर्ण में अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। जैसे क वर्ग का तीसरा अक्षर क्या है, ग, क ग में बदल जाएगा, च जा में बदल जाएगा, त दा में बदल जाएगा, ट ड में बदल जाता है, प ब में बदल जाता है। ठीक है, किसके आने पर, यहाँ पे कोई स्वर्ण व्यंजन हो तो यहाँ पर क्या बन गया, ये स्वर्णवत भांति। ठीक है, आगे लिखा है सस्यैर धरे यम, किससे मिलकर बना है, ये जो र आया है सस्यई शब्द है जिसमें कि विसर्ग हमारा रत्व संधि के नियम से लोप हो गया और र में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ बना सस्यई। ये जो र है कहाँ से आया है, विसर्ग के होने से बना सस्यई, और ये जो जब विसर्ग र में परिवर्तित हो गए तो ये धा पे पहुंच गया ऊपर, तो ये बन गया सस्यैर। और फिर लिखा है धरा इयम, ये बड़े आ की मात्रा ई के मेल होने से, आ और ई के होने से ए की मात्रा में बदल गई, तो आ की मात्रा भी गायब हुई, ई भी गायब हुई और दोनों बन गए धरे, और यम बाद में जोड़ दिया। तो देख लीजिए यही हमारा शब्द वहां पर बना हुआ है, सस्यैर धरे यम। ठीक है, किन किन शब्दों से मिलकर बना, सस्यई, धरा और इयम से। आगे लिखा है त्रिशूल, ये विशाल लिखा है, त्रिशूलाग्नि नागई, किन किन शब्दों से मिलकर बना, त्रिशूल और अग्नि, ये जो वा नहीं है ये त है, त्र है, ये शु है। ठीक है, त्रिशूल अग्नि नागई शब्द से मिलकर बना है। त्रिशूला जो बड़े आ की मात्रा है कहाँ से आई, अग्नि का अ जब उसमें मिला तो अ हो गया गायब, और ये दोनों अ मिलके बड़े आ मिले और बड़े आ की मात्रा इसमें आके जुड़ गई, दीर्घ संधि का नियम लग गया, तो बन गया त्रिशूलाग्नि नागई। ठीक है, आगे लिखा है पृथिव्यस, कहते हैं पृथिव्यस्व घोरे, अस्त्र घोरे, तो यहाँ पे अस्त्र है, ये यहाँ पर भी पृथिव्यस्त्र घोरे, जो किस किस से मिलकर बना, पृथ्वी अस्त्र घोरे, अघोरे लिखा हुआ है, अस्त्र यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब हम इसको तोड़ के बता देते हैं कैसे मिलकर बना, ये लिखा है आपका पृथिव्यस्त्र घोरैः, यानी घोर अस्त्रों, पृथ्वी जैसे घोर अस्त्रों के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पहले अलग तोड़ते हैं, ये जो य है ये या हमारा यण संधि से आया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखेंगे, हम पृथ्व्य लिख देंगे और या को हम पहले, बाकी चीजों को हम अलग कर देते हैं, घोरैः। ठीक है, अब इस या को तोड़ते हैं, या हमारा कहाँ से आता है, ई के होने से, लेकिन ई जो होती है यण संधि कहता है कि ई उ री री के बाद में कोई भी जब असमान स्वर आ जाता है, मतलब ई जैसा ई नहीं आए बाद में, उ जैसा उ नहीं आना चाहिए, री जैसा री नहीं आना चाहिए, री जैसा री नहीं आना चाहिए, तो जो ई है या में बदल जाती है। लेकिन अब अगर इस या को तोड़ के देखा जाए तो ये आधे या और आ से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि ये या पूरा दिख रहा है, और नियम भी कहता है कि जब ई या में बदलती है तो वो पूरे या में नहीं बदलती है, आधे या में बदलती है। तो भाई अगर इसको तोड़ा तो आधे या की तो ई बन गई और उसमें से निकल क्या आया, अ, तो ये ई चली गई यहाँ पर। अब ई छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हम यहाँ देखेंगे लगा के कि कौन सी हमारी सेट हो रही है, यहाँ पे कौन सी फिट हो रही है ना। तो पहले छोटी ई की लगा के देख, तो ये बना पृथ्वी, तो बोले नहीं, पृथ्वी में छोटी ई की मात्रा नहीं होती है, तो कौन सी होती है, कहेंगे यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये या हो जाएगा गायब, क्योंकि इसमें से बड़ी ई निकाल के इसको दे दी तो ये बन गई पृथ्वी, और ये जो अ है इसको दे दिया तो ये बन गया अस्त्र घोरई। तो यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिएगा कि ये जो पृथिव्यस्त्र घोरई जो शब्द बना हुआ है, पृथिव्यस्त्र घोरई किससे मिलकर बना है, पृथ्वी और अघोरई से नहीं मिला है, ये अस्त्र घोरई शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, यानी पृथ्वी जैसे घोर अस्त्रों यानी भयानक अस्त्रों के द्वारा ये कैसी है, पूरित है या पूर्ण है, ऐसा अपन ने पूरितेयम यानी पूरिता इयम,
इयम यानी यह, पूर्णता यानी भरी हुई है। ये क्यों बता दिए हमने आपको? इसलिए कि इनके द्वारा एक एक शब्द जब अलग हो जाते हैं तो हमें अर्थ पूरा समझ में आने लगता है कि भाई कहाँ से कौन सा अर्थ निकल के आ रहा था। लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे लिखा है जगद वंदनीय। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे कि ये जो जगद है, जो शब्द द आया है, जगद कुछ नहीं होता है, जगत होता है। जगत यानी दुनिया, ठीक है। तो त कब परिवर्तित होता है दा में? कहते हैं जसत्व संधि से। जो जगत का त आगे आने वाले स्वर व्यंजन की वजह से दा में परिवर्तित हो गया, और ये व आधा दा था तो उसने वा को नीचे अपने बिठा लिया। कह देता है आ जाओ आप यहाँ पे बैठ जाओ, और वंदनीय इस प्रकार से हमारा शब्द बन गया, जगत वंदनीय, ये बन गया द में, ठीक है। इसका लोप हो गया और जग शब्द इसके आगे लग गया, तो जगत वंदनीय शब्द से मिलकर बना है, जगत और वंदनीय से। कहते हैं भूर देव गया, तो भूर देव गया किन से मिलकर बना है? भू, यहाँ पे भू शब्द में छुपे हुए विसर्ग को रत्व संधि का नियम लगाया तो ये बन गया भू, और देव गया यानी पृथ्वी देवों के द्वारा गाई जाने वाली। चैव शब्द किससे मिलकर बना है? च एव यानी और ही, और एव यानी ही। चैव जहां लिखा होगा किससे मिलकर बना है? च और ए से। अ और ए के मेल से वृद्धि संधि का नियम लग गया, ये चैव बन गया। आगे लिखा हुआ है भिषक शास्त्री नाम, यानी भिषक, यहाँ पे क आधा करेंगे, शास्त्री नाम यानी शास्त्रों का ज्ञान करने वाले, ठीक है। भिषक यानी चिकित्सक, शास्त्री नाम यानी शास्त्र का ज्ञान करने वाले, ठीक है। इस प्रकार से भिषक और शास्त्री नाम हमारा बना हुआ है। या इसको भी हमने आपको पढ़ाते समय ही तोड़ के बता दिया था कि ये विपश्चित जनानाम और इयम शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर जो ज है हमने आपको बताए हैं जब अनुवाद करवा रहे थे, उसमें श्रुत संधि भी बताई और फिर जशत्व बताई कि यहाँ पर पहले श्रुत संधि लगी जिससे कि जो त है पहले चा में परिवर्तित हुआ, और फिर जशत्व संधि का नियम लगा तो वही च जा में परिवर्तित हो गया। हमने पहले अनुवाद वाले वीडियो में इसको हमने पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये विपश्चित यानी विद्वान लोगों की यह, यम यानी यह। तोड़ते हैं तो हमें हर एक शब्द का अर्थ सही पता चल जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आपके पाठ में दिए हुए अभ्यास कार्यों पर, जिसमें कि पहला प्रश्न आता है कि इयम धरा, यह धरा कई है यानी किनके द्वारा स्वर्णवत भांति, स्वर्ण की तरह विभूषित होती है, शोभित होती है। किसके द्वारा होती है? हम बताएंगे सोने की जैसी तो फसलों के द्वारा होती है। जब फसल पक जाती है तो वो सोने जैसी ही चमकने लगती है। कभी आप देखिएगा पकी हुई फसल को देखिएगा, जब फसल पहले तो हरी होती है, लेकिन जब उसमें गेहूं होता है या कोई भी अनाज होता है, जब वो पक जाता है तो वो गोल्डन कलर हो जाता है, उसका स्वर्ण जैसा हो जाता है। तो कह रहे हैं इयम धरा, यह धरा कई है, किसके द्वारा? स्वर्णवत भांति, स्वर्णवत किसकी तरह विभूषित होती है? तो आप कई ही के स्थान पे लिखेंगे। देखिए कई शब्द में हमारी तृतीया किम शब्द में आप अगर देखें तो किसके द्वारा? बोले किम शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन में देखेंगे तो रूप बनता है हमारा, वो भी किस में? पुरलिंग में। पुरलिंग वाले किम में तृतीया विभक्ति बहुवचन में कई ही बनता है, तो हमारा उत्तर भी कौन सा आएगा? पुरलिंग में आएगा। यानी अब कई की जगह हमें पता है कि किसके द्वारा होता है? फसलों के द्वारा। फसल को संस्कृत में क्या कहते हैं? शस्य कहते हैं। सस्य वैसे भी अकारांत हमें पता चल रहा है कि ये हमारा पुरलिंग है। इसमें तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा देंगे तो जैसे राम रामई हो जाता है, बालक बालकई हो जाता है, फल फलई हो जाता है, तो शस्य हमारा सस्यई बन जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर आपका सही विभक्ति में आप लिख पाएंगे। अगर रटा हुआ नहीं है तब भी आप उत्तर, आपने अर्थ समझ लिया, और अगर आप विभक्ति लगाना सीखे हैं, अगर हमने जैसे आपको हमेशा बताते आते हैं कि कभी भी उत्तर को रटिए नहीं, ये समझिए कि प्रश्नवाचक चिन्ह किस विभक्ति का है तो उसी विभक्ति का आप उत्तर लिख देंगे। आपका उत्तर आपको याद रटना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं से उस उत्तर को बना सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपने रटा है और रटने में अगर आप इस विसर्ग को भूल गए तो सस्यई शब्द आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐ की मात्रा फिर स्त्रीलिंग शब्द में आती है और सस्य जो शब्द है वो हमारा स्त्रीलिंग नहीं है, तो आपका एक विसर्ग हटाने से ही आपका उत्तर गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता होगा कि तृतीया विभक्ति बहुवचन में विसर्ग आता ही है तो आप अपने आप लगा देंगे कि जैसे बालक बालकई ही बना देते हैं, फल फलई ही बना देते हैं, तो आप सस्यई बना देंगे यानी फसलों के द्वारा। तो आपका एक पद में उत्तर लिखना है तो लिख दीजिए शस्यई
ठीक है। और अगर इसी को पूर्ण वाक्य में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कई के स्थान पे शस्यई लिख देंगे। इयम धरा, यह धरा, फसलों के द्वारा स्वर्णवत भांति, फसलों के द्वारा स्वर्णमयी लगती है, स्वर्ण की भांति लगती है। ठीक है। आगे लिखा है भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, भारत स्वर्ण भूमि कहाँ पर सुशोभित होती है, भारत की जो स्वर्ण भूमि है, भारत स्वर्ण भूमि की भांति कहाँ विराजमान है, कहाँ शोभित होता है, आप कहेंगे पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के लिए यहाँ पर कौन सा एक समानार्थी शब्द आया है, क्षिति। और क्षिति शब्द में अब कुत्र जहां पर हो, देखिएगा, कुत्र जहां पर प्रश्नवाचक शब्द में लिखा हुआ हो तो उसका उत्तर देते समय उस उत्तर में सप्तमी विभक्ति लगा दीजिएगा। तो ये जो क्षिति शब्द है, इकारांत शब्द है, जब इसमें सप्तमी विभक्ति लगाई जाएगी तो ये छितऊ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, छितऊ। ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। और इकारांत स्त्रीलिंग शब्द को जब हम किस में बदलते हैं, सप्तमी विभक्ति उसमें लगाते हैं तो छितऊ बन जाता है। जैसा कि इस पाठ में भी पहले लिखा है, छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, यानी क्षिति पर, पृथ्वी पर। ठीक है। तो कुत्र के स्थान पे आप लिख देंगे छितऊ, भारत स्वर्ण भूमि छितऊ राजते। और सिर्फ एक पद में लिखना है तो छितऊ लिख दीजिए और आपका उत्तर हो जाएगा पूरा। ठीक है। और आपको ये भी बता दिया कि वाक्य में बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। आगे लिखा है इयम केशाम महाशक्ति भी पूर्ता, यह केशाम यानी किन 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 महाशक्तियों का के पूरित है, किन किन महाशक्तियों के, केशाम, अब देखिए आम लगा हुआ है यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, किन शक्तियों के द्वारा ये कैसा है, पूरित है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, केशाम शब्द कहाँ आता है, केशाम शब्द हमारा षष्ठी विभक्ति बहुवचन में आता है। तो हमें क्या कर देना है, और वो भी केशाम कौन सी षष्ठी विभक्ति, किम शब्द के। हम तभी कहते हैं, आप किम शब्द के प्लीज आप लोग एक हमारी रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि किम शब्द के शब्द रूप याद कर लीजिए। ठीक है। उनमें हमने आपको उनके एक एक अर्थ भी बताए हैं कि किम शब्द के कैसे रूप बनते हैं। रूप याद भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन एक बार करने की कोशिश तो कीजिए। तो यहाँ पे जो हम बताते हैं ना, बोलते हैं कि केशाम शब्द किम शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है, तो ये चीज आपको समझ आएगी, है ना। जब तक आप याद नहीं करेंगे, उस चीज के पास जाएंगे नहीं, तो आपके लिए वो डरावनी ही लगती रहेगी कि पता नहीं यानी क्या है, कुछ भी नहीं है। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। ठीक है। और उसके जैसे बालक बालिका होते हैं और फल होते हैं, उसके अनुसार ही रूप बनते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि बाल का नाम, तो ऐसे ही किम शब्द जब पुल्लिंग में बनता है तो उसके षष्ठी विभक्ति बहुवचन में केशाम बनता है। तो हमारा जो उत्तर बनेगा, अब पहले प्रश्न क्या कह रहा है कि यह केशाम यानी किन शक्तियों के महाशक्ति भी पूर्णतः, कैसी, किस प्रकार की महाशक्तियों के द्वारा पूरित है, तो आप कहेंगे अणुओं की, अणु की महाशक्तियों के द्वारा पूरित है। तो हमारा अब आपको पता है कि यहाँ पे उत्तर आना है अणु, यानी परमाणु वाली बात आनी है कि परमाणु की। अब यहाँ पे अणु जो शब्द है वो हमारा कैसा है, कहेंगे ये हमारा छोटे ऊ का है, उकारांत है। अब उकारांत शब्द हमें भानु जैसे देखना पड़ेंगे। जैसे भानु शब्द बन जाता है भानु नाम, यानी जो छोटे ऊ की मात्रा है वो बड़े ऊ में परिवर्तित हो जाती है और नाम लग जाता है इसमें। क्या लग जाता है, नाम। क्यों लगाया, क्योंकि षष्ठी विभक्ति बहुवचन में यहाँ केशाम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगा हुआ है। तो हमारा अणु शब्द भी कैसा बनेगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का अणु नाम बनेगा। ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा, हमेशा हम कहते हैं प्रश्नोत्तर को हमें आपको याद नहीं करवाना है, हमें आपको बनाना सिखाना है कि आप किस प्रकार से उत्तर को स्वयं दे पाएं। तो ध्यान कीजिएगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द को देखिए, लिखा हुआ है केशम। केशम शब्द कहाँ आता है, पुल्लिंग के षष्ठी विभक्ति बहुवचन में, किम शब्द के। तो हमारा उत्तर कैसा होगा, वो भी कोई ना कोई पुल्लिंगवाची आएगा। निश्चित ध्यान कर लीजिए, क्योंकि इनने कह दिया है कि यहाँ केशम है, पुल्लिंग है, तो उत्तर भी पुल्लिंग ही बनना है। ठीक है। फिर इसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्तर क्या निकल रहा है, कैसी महाशक्ति के द्वारा है, तो आप कहेंगे अणु की महाशक्ति के द्वारा। किसकी शक्ति के द्वारा है, तो कहेंगे अणुओं की, परमाणु की। तो परमाणु शब्द में काकी के का बोध आ ही रहा है, तो क्या करेंगे, अणु शब्द लिखेंगे, उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगेंगे, तो हो जाएगा अणुओं की, यानी अणु नाम। तो इस प्रकार से यह आपका उत्तर बन जाता है। ठीक है। अणु नाम लिख दीजिए तो एक पद में उत्तर हो गया। वाक्य बनाना है तो केशम की जगह इधर लिख दीजिए और पूरा वाक्य अपना हमें प्रश्न में से ही मिल जाएगा। तो ये आपका उत्तर बन जाएगा।
आगे देखते हैं, इयं भू, यह भूमि, यह पृथ्वी, कस्मिन यानी किन में, युतानाम अस्ति, किन में, किन के द्वारा युक्त है, युतानाम यानी किन के द्वारा युक्त है। बताइए किन के द्वारा, अब जो युतानाम शब्द है किन के लिए आया था। वैसे तो देखो चिकित्सक हैं, शिल्पकार हैं, हमारे जो इंजीनियर हैं, उन यंत्र विद्या धारण वाले व्यक्ति हैं, कई लोग हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन जो युतानाम शब्द आया है यानी युक्तता का अर्थ बताने वाला शब्द आया, किसके लिए आया है, प्रबंध शब्द के लिए, मैनेजर लोगों के लिए आया है। तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे यहाँ पे कस्मिन। अब देखिए कस्मिन यानी सप्तमी विभक्ति, कस्मिन शब्द कहाँ आता है, कहते हैं सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो किन से युतानाम, कहते हैं यह भूमि किन में युक्त है, किन में युक्त है, तो कहेंगे प्रबंध में युक्त है। तो प्रबंध शब्द आ गया इसका क्या, उत्तर। लेकिन कस्मिन शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो प्रबंध भी हमारा अकारांत है। इसमें जब सप्तमी विभक्ति एक वचन लगाएंगे तो एक ही मात्रा लगा देंगे, तो ये आपका उत्तर बन जाएगा। तो इयं भूः, यह भूमि, कस्मिन युतानाम अस्ति, तो आप कहेंगे इयं भूः प्रबंधे युतानाम अस्ति। ठीक है, अगर एक वाक्य में, एक पद में लिखना है तो सिर्फ इसको लिखिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। और अगर पूरा वाक्य बना देंगे तो और भी अच्छा लगेगा कि भाई इसको पूरा पता है। ठीक है, आगे लिखते हैं, अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति, अत्र यानी यहाँ, किम क्या, सदैव हमेशा ही, संपूर्णम अस्ति सब कुछ यहाँ पर क्या संपूर्ण होता है, तो आप कहेंगे क्या संपूर्ण होते हैं यहाँ के, खाद्यान्न भांडम यानी खाद्य के भंडार। तो हमें क्या लिख देना है उत्तर में, देखिए किम शब्द में हमारी क्या लगी हुई है, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, किन के द्वारा है। अब किम शब्द हमारा कहाँ कहाँ आता है, किम जो मूल शब्द है नपुंसकलिंगवाची प्रथमा विभक्ति एक वचन में भी आता है और द्वितीय विभक्ति एक वचन में भी आता है। जब थोड़ी सी पढ़ेंगे आप जो किम शब्द के शब्द रूप, तो आपको मिलेंगे कि जो एक वचन के रूप होते हैं किम शब्द के नपुंसक लिंग में, तो बनते हैं किम के कानी, किम के कानी, तो एक वचन में किम शब्द आता है। अब अपन चाहे मान लीजिए कि प्रथमा विभक्ति लगी हो, चाहे मान लीजिए द्वितीय विभक्ति लगी हो, कुछ भी लगी हो, किम के स्थान पे जो उत्तर आएगा बस उसमें या तो माँ हलंत लगा देना है आपको, ठीक है, या तो उसमें माँ हलंत लगा देना है आपको, और नहीं तो फिर क्या कीजिए, माँ हलंत नहीं लगाना है तो उसमें अनुस्वार लगा दीजिए। तो चाहे तो लिख दीजिए खाद्यान्न भांडम, या फिर लिख दीजिए खाद्यान्न भांडम यानी माँ हलंत लगा के लिख दीजिए, उत्तर एक ही हो जाएगा। ध्यान कीजिएगा फिर से कि किम शब्द के स्थान पे जब आप उत्तर लिख रहे हो तो उत्तर में आपको अनुस्वार लगा देना है, आपका उत्तर सही बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कि यहाँ पर अत्र का अर्थ हुआ यहाँ, खाद्य भांडम यानी जो खाद्य के भंडार हैं, सदैव संपूर्णम अस्ति हमेशा पूर्ण रहते हैं, सुपूर्णम अस्ति। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पर जिसमें लिखा है समानार्थक पदानी यानी समानार्थक पदों को पाठात चित्वा, पाठ से क्यों बोला, पंचमी विभक्ति है पाठ में, पाठ से चित्वा यानी चुनकर, जहां पे त्वा लगा हुआ दिखे, त्वा इक्त्वा दृष्टवा वह बात में लिख रहा हो, समझ ये लीजिएगा कि इसका अर्थ कर या करके का निकल रहा है, क्योंकि ये जो आपका जो त्वा होता है वो एक त्वा प्रत्यय होता है, उसके द्वारा होता है। और एक त्वा प्रत्यय क्या करता है, किसी भी जब धातु में जुड़ जाता है तो उसको क्या कर देता है, कर या करके का भाव लगा देता है। जैसे पठ लिखा हुआ है पढ़ना, और उसमें अगर एक त्वा प्रत्यय लग जाए तो हो जाएगा पठित्वा यानी पढ़ कर या पढ़ करके। ठीक है, ऐसे ही कहेंगे लिखित्वा यानी लिख कर या लिख करके, कर या करके का, दृष्टवा यानी देख करके, देख कर या देख करके। तो ऐसे ही लिखा है पाठ से चित्वा चुनकर, ची धातु यानी चुनना, एक त्वा लग गया यानी इसका अर्थ हो गया चुन करके, लिखत चुन करके लिख दीजिए। तो समानार्थक, पृथ्वी का समानार्थक इस पाठ में क्या दिया हुआ है, क्षेतौ दिया है, पर्वतेशु दिया हुआ है या त्रैलोक्यम दिया हुआ है। बताइए यहाँ पे समानार्थक क्या है, तो हमने लिखने में अपना टाइम बर्बाद ना हो इसलिए पहले ही लिख दिया है, बता दिया क्षेतौ शब्द अपना पृथिव्याम का यहाँ पर समानार्थक पद है। शोभते,
शोभते शब्द का यहाँ पे लिखते आया है, भांति आया या पिबती आया है। बताइए कौन सा शब्द यहाँ पे शोभना यानी शोभित होने का अर्थ बता रहा है? एक तो राजते बता रहा है, तो राजते यहाँ नहीं है, नहीं है, लेकिन भांति शब्द है, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हमारा समानार्थक पद हो जाएगा। आगे लिखा है बुद्धिमताम, बुद्धिमताम यानी बुद्धि को धारण करने वाले, बुद्धिमान कौन है इसमें? बताइए पर्वाणाम है, उत्सवा नाम है या विपश्ची जना नाम है? बताइए उत्सव क्या बुद्धिमान का समानार्थक बन रहा है? नहीं। पर्व यानी त्योहार, उत्सव बन रहे हैं क्या बुद्धिमान के समानार्थक? नहीं। तो क्या बना? विपश्चित जना नाम। हमने बताया विपश्ची जना नाम किसका समानार्थक है? बुद्धिमान विद्वान लोगों का सूचक है। तो ये हमारा समानार्थक बन जाएगा। मयूराणाम, मयूर का अर्थ तो क्या होता है? हमारी मोर। अब मोर के लिए यहाँ पे समानार्थक कौन सा आया है? शिखी नाम आया है। शिखी वाली, शिखा युक्त जो होती है, जिसके सिर पर क्या हो? चोटी हो। अब आपने देखा है मोर के ऊपर क्या होती है? इस प्रकार की ये चोटियां होती है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शिखी नाम, यानी शिखा को धारण करने वाली जो होती है। अब शिखी नाम इसका समानार्थक बनना है। शुका नाम तोता बन रहा है, पिका नाम कोयल बन रही है, तो पता है मयूर को मोर कहते हैं, तो शिखी भी शब्द हमारे पाठ में मोर के लिए आया है, तो ये इसका समानार्थक बन गया। आगे कहते हैं अनेके शाम, यानी बहुत प्रकार के। अनेक शब्द से समझ में आ रहा है कि अनेक का अर्थ हुआ बहुत सारे। तो अब देखिए यहाँ पे आएगा जना नाम यानी लोगों का, वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों के, या बहु नाम यानी बहुत सारे। तो अनेक बहुत सारा होता है, तो बहु शब्द भी होता है बहुत सारे का सूचक। तो अनेके शाम का समानार्थक बनेगा बहु नाम। अब आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न आता है कि श्लोकांश मेलनम कृत्वा लिखा, श्लोक के अंशों को कृत्वा, श्लोकांशम श्लोक के अंशों को मेलनम कृत्वा मेलन करके लिखिए। एक कृत्वा यानी कर, और फिर से देख लीजिए त्वा लग गया यानी करके, ठीक है। श्लोकांश मेलनम, श्लोक के अंश को मेलनम कृत्वा मेलन करके लिखत लिखिए, ठीक है। कोई हम जहां बोलते हैं वहां देख लीजिएगा श्लोकांशम, यानी यहाँ द्वितीय विभक्ति लगी होगी, इसीलिए हमने को बोला। जो हम एक एक विभक्ति का चिन्ह बोलते हैं, यहाँ देखते जाइए, विभक्ति जहाँ लगी होगी वही चिन्ह हम आपको बोलते हैं साथ में। श्लोकांशम यानी श्लोक के अंश को, मेलनम मेलन को कृत्वा करके लिखत लिखिए, ठीक है। ये आपका उत्तर बनता है। अब प्रश्न बनता है, चलिए अब उत्तर कर देखते हैं। अब हमें श्लोक पढ़े होंगे तो हम इनके तुरंत पढ़ लेंगे कि भाई के कौन सा किसका अधूरा है, तो हमने आपको सीधा इसमें मेलन करके लिखवा दिया है। आप सामने सामने करके सीधे उत्तर लिख लीजिएगा। जैसे त्रिशूल अग्नि नागय पृथिव्यास्त्र घोरई, अस्त्र घोरई है, तो और फिर उसके बाद क्या आया था? अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेय। क्या बना था कि ये त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि घोर अस्त्रों के द्वारा और अणुओं की महाशक्ति के द्वारा पूरित है, ठीक है। दूसरा आता है सदा हमेशा ही पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम, यानी ये पृथ्वी सदा कैसी है? पर्वत और उत्सवों वाली है। तो उसके बाद हमारा कौन सा आया था? उसका अंश छितौ राजते स्वर्ण भूमि, ठीक है। फिर कहते हैं वने दिग्गजानाम, वन में दिग्गज तथा केसरी नाम, तथा वन में दिग्गजों के द्वारा, सिंहों के द्वारा, कहते हैं तटी नाम इयम, नदियों के द्वारा, और भूधरा नाम और पर्वतों के द्वारा ये कैसी धरा इयम राजते, ये वर्तते। इसमें क्या है? वन में दिग्गज, केसरी, तटी नदियां और क्या है? पर्वत है। वन में क्या है? हमारे दिग्गज हैं यानी हाथी हैं, सिंह हैं, नदियां हैं और हमारे भूधरा यानी पर्वत हैं, वर्तते यानी हैं। तो ये इसका श्लोक का अंश मिल गया। आगे लिखा हुआ है संपूर्ण सदैव अस्ति, संपूर्ण नहीं, सुपूर्ण सदैव अस्ति, सुपूर्ण पूरा भरा हुआ रहता है हमेशा ही, खाद्यान्न भांडम खाद्यों का भंडार भरा रहता है, और नदियों का जल यहाँ अमृत तुल्य है। तो नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इसका अंश मिल गया।
इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या, यह वीरों के द्वारा भोग्य की जाने वाली तथा कर्म वीरों के द्वारा काम करने वालों के द्वारा सेवा की जाने वाली और कैसी है, और जगत वंदनीय भूदेव गया। ये कैसी है, देवेर भूर देव गया है, यानी ये पृथ्वी देवों के द्वारा गायन की जाने वाली है, यानी जगत में इसकी वंदना की जानी चाहिए और देवों के द्वारा ये गायन की जाने वाली ये भूमि है। तो ये इसके श्लोकों के अंश हमने जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में, इसका जो पहला वीडियो बना है उसमें हमने आपके 3 प्रश्नों को करवा दिया। पाठ हमारा कौन सा चल रहा है, त्रयोदश पाठ है जिसका नाम है छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, इसके 3 प्रश्नों को हम लास्ट वीडियो में पूरा कर चुके हैं। अब हम आते हैं चतुर्थ प्रश्न पर, और चौथे प्रश्न में हमें करना क्या है, चित्र वर्णन दिया हुआ है। और चित्र वर्णन भी कैसे है कि आपको चित्र दे दिया गया है और उससे संबंधित 5 वाक्य भी लिख दिए गए हैं, लेकिन उनमें जो रिक्त स्थान है उनके लिए उन्होंने क्या कहा है, चित्रम दृष्ट्वा, यानी चित्र को देखकर, चित्रम दृष्ट्वा यानी देखकर, पाठात, अब पाठ से चुनना है, पाठात यानी पाठ से उपयुक्त पदानी, यानी जो उपयुक्त लगे उन पदों को गृहीत्वा ले करके वाक्य पूर्ति करो, वाक्यों की पूर्ति कीजिए। चित्र देख लीजिए, चित्र को देखकर पाठ में उससे संबंधित कोई जो शब्द उचित पद जो आपको लगे उनको चुन लीजिए और उनको उपयुक्त करके अपने हिसाब से सही उनको लिख दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं। लिखा है अस्मिन चित्रे एका। अब इस चित्र में आप देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, बादल दिख रहे हैं, बादल के साथ में ये पर्वत दिख रहे हैं, कुछ वृक्ष भी दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या दिख रहे हैं, ये आपके खेत पेड़ भी लगे हुए हैं, इस प्रकार से ये दिख रही है, एक नदी दिख रही है, ये सभी चीजें दिख रही हैं। तो पहला इनमें लिखा है कि अस्मिन चित्रे एका वहती। अब बहने की बात आ रही है तो ये पर्वत, ये बादल, ये पेड़ पौधे तो कुछ नहीं बह रहे होंगे, क्या बह रही है, एक क्या बह रही है यहाँ पर, नदी। तो नदी हमारी ईकारांत शब्द होता है, और ईकारांत या आकारांत जो शब्द होते हैं अगर उनका सिर्फ नाम लिखना हो तो उनको जैसा का तैसा लिख दीजिए, बस आपका उत्तर बन जाएगा। तो नदी हमारा शब्द कहाँ पर, हमारे वहां पर भी आया है, अपने पाठ में भी नदी के बारे में बताया है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एका नदी वहती, जो हमने पाठ से चुन लिया कि पाठ में हमें नदी शब्द मिला है और यहाँ पर भी नदी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, अब कहते हैं नदी निस्सरती, निह यानी निकलना, सरती बह तो रही है, और निह शब्द बता दिया कि निह सरती निकलती हुई बह रही है, निकल रही है। नदी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है बताइए, बादलों से निकल रही है, पेड़ों से निकल रही है, या फिर यहाँ से पर्वतों से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, पर्वतों से निकल रही है। तो अब पाठ में हमारा क्या शब्द आया है, पर्वत शब्द आया है ना। भूधरा जो शब्द आए हैं किन के लिए आए हैं, पर्वत के लिए आए हैं, पर्वत आए हैं। तो अब हमें बताना है कि नदी पर्वतों से निकल रही है। अब से का अर्थ हो निकलने का, जब निकलने का भाव हो, अलग होने का भाव हो, तब उनमें हमें पंचमी विभक्ति लगानी पड़ती है। तो पर्वत शब्द में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा पर्वतात। तो नदी पर्वतात निःसरति। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया। अब लिखा हुआ है नद्याः जलम, यानी नदी का जल भवती होता है, नदी का जल होता है। कैसा होता है बताइए। अब हमारे जो पाठ में सबसे पहले आप दूसरी लाइन पे ही जाएंगे, पहली को छोड़ दीजिए। पहली तो हमारी खाद्यान्न भंडार वाली है कि सुपूर्णम खाद्यान्न भांडम, इस प्रकार से लिखा हुआ है सदैव भांड कारगम, यानी हमारे क्या बने हुए हैं, खाद्यान्न जो भांडम है सदैव सुपूर्ण रहते हैं, पूरे होते हैं। और उसके बाद में दूसरा क्या लिखा है कि नद्याः जला, यानी नद्याः जलम पीयूष तुल्यम भवति, पीयूष तुल्य होता है। नदी का जल कैसा होता है, अमृत के समान होता है। तो दूसरे में ही लिखा हुआ है, और इसमें भी हमारी लाइन देखिए उसी से मिलती जुलती मिल रही है कि नदी का जल भवती होता है। कैसा होता है, तो हम अपने पाठ से चुनकर लिख देंगे पीयूष तुल्यम, यानी पीयूष की भांति, पीयूष की तरह, अमृत की तरह। हमारा पाठ में भी लिखा है और इसमें भी सही निकल रहा है। आगे लिखा हुआ है सस्य सेचनम भवति, सस्य यानी फसलों का सेचन होता है, यानी सिंचाई होती है। किसके द्वारा होती है, अब यहाँ पे जब सस्य यानी फसल लिखा हुआ है, फसलों का लिखा हुआ है, बाद में लिखा है सेचनम यानी सिंचाई भवति यानी होती है।
सस्य सेचनम भवति, फसलों की सिंचाई होती है, तो आप क्या कहेंगे, किसके द्वारा होती है, नदी के जल के द्वारा, यही कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसका अगर आप हिंदी में अर्थ ढूंढेंगे तो क्या हो जाएगा, नदी के जल से या के द्वारा, है ना, यही अर्थ निकलना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, नदी शब्द में के का अर्थ बताने के लिए षष्ठी विभक्ति लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, नद्याः, यानी नदी के। अब जल में से या के द्वारा का अर्थ लगाना है तो जल शब्द में तृतीया विभक्ति लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, जलेन, यानी जल शब्द में जब तृतीया विभक्ति लगेगी तो क्या बन जाएगा, वो जल बन जाएगा, जलेन, जैसे फल बनता है फलेन। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा, नद्याः जलेन, यानी नदी के जल से। नदी की बात भी बताई है, जल भी हमारे उसमें पाठ में आया हुआ है। अब आगे लिखा है, अच्छा यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको जल ना लिखना हो, अगर आपको सीधा ये लिखना है कि नदी के द्वारा सस्य सेचनम भवति, इतना भी अगर आप लिखेंगे तब भी सही होगा। तब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे नदी और जल ये सब हटा के आप या तो ये लिख दीजिए नद्याः जलेन, यानी नदी के जल के द्वारा, तो ये हो गया। नहीं तो अगर एक ही शब्द में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हैं, सिर्फ नद्या लिख दीजिए, जिसका अर्थ हो गया कि नदी के द्वारा, अकेला नद्या। लेकिन देखिएगा, जब नदी शब्द में तृतीया विभक्ति जब लगाई जाती है तब उसमें तृतीया विभक्ति में इसका रूप बनता है हमारा नद्या, ठीक है, बिना विसर्ग वाला, जिसका अर्थ निकलता है नदी के द्वारा या नदी से, ठीक है। लेकिन जब इसमें विसर्ग लग जाता है तब यही नदी शब्द षष्ठी विभक्ति में विसर्ग के साथ में षष्ठी और पंचमी विभक्ति का रूप धारण कर लेती है, जिसका अर्थ क्या हो जाता है, षष्ठी और पंचमी में विसर्ग लगने पे ये षष्ठी और पंचमी विभक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान करिएगा कि अगर आपको के द्वारा का अर्थ निकालना है कि नदी के द्वारा फसलों की सिंचाई होती है, तो आप अकेला नदी शब्द लिखना है तो आप लिखेंगे नद्या, जिसका अर्थ निकल आएगा नदी के द्वारा। लेकिन आपको अगर लिखना है कि नदी के जल के द्वारा, तो नदी में जब अगर के का अर्थ निकालना है तब ये नद्या लिखेंगे, और जल में के द्वारा लगाने के लिए तृतीया विभक्ति लगा देंगे, तो हो जाएगा जलेन। तो इसके दो अर्थ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि दोनों ही तृतीया विभक्ति के साथ अगर नदी लिखेंगे तो उसका अर्थ खुद ही में निकल आएगा कि नदी के द्वारा, जिससे हमें पता है कि नदी में पानी होता है, उसके द्वारा सिंचाई होती है, ठीक है। लेकिन और इसको स्पष्ट करके लिखना है तो लिखेंगे नदी के, तब नदी शब्द में तृतीया नहीं लगाएंगे, तब उसमें षष्ठी लगाएंगे और जल में तृतीया लगाएंगे, जिसका अर्थ निकल आएगा नदी के जल के द्वारा या नदी के जल से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप दो तरह से उत्तर लिख सकते हैं, या तो नद्या जलेन लिख देंगे जिसका अर्थ निकलेगा नदी के जल के द्वारा, या फिर आप लिख दीजिए अकेला नद्या। लेकिन नद्या जब लिखें, जब के द्वारा का उसमें अर्थ निकालना हो नदी में, तब उसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे, ठीक है, नहीं तो आपका ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये हमारे आप दो तरह से इसको पूरा कर सकते हैं। फिर लिखा है भारत, भारत अस्ति, भारत है, कैसा है, स्वर्णवत, भाई स्वर्णवत है, या फिर आप सीधा ये भी लिख सकते हैं स्वर्ण भूमि, भारत स्वर्णवत है, भारत सोने की तरह है, ठीक है, ये हमारा स्वर्णवत शब्द आया ही है। और आपको क्या लिख सकते हैं इसमें, स्वर्ण भूमि। दो तरह से आप इस अर्थ को, इस रिक्त स्थान को पूरा कर सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे आप उससे लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी भूधरा है शब्द, यहाँ पे ये पर्वतात शब्द है, पर्वत शब्द हमने उसका सिंपल अर्थ ले लिया पर्वतों का। जैसे हमारे जो आपका पाठ है उसमें भूधरा शब्द आया है, किसके लिए, पर्वतों के लिए। अब भूधरा शब्द लिखेंगे और अगर उसमें आपको पंचमी लगानी है, तो अगर यहाँ पे पर्वतात नहीं लिखना है, आपको भूधरा शब्द ही जैसा का तैसा उठाना है, तो आपको भूधरा शब्द में पंचमी विभक्ति लगानी पड़ेगी, और भूधर में पंचमी विभक्ति लग जाएगी तो ये बन जाएगा भूधरात, ठीक है। तो पर्वतात के स्थान पे आप भूधरात शब्द भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये भूधरात शब्द थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए उसका सिंपल अर्थ हमने पर्वतात आपको बता दिया, ठीक है। तो ये इस प्रकार के आप अपने यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमने आपको एक चित्र का वर्णन
बता दिया। चित्र वर्णन भी अगर सिंपल आ जाए तो आप सिंपल कैसे लिख सकते हैं, इदम एकम चित्रम अस्ति, यह एक चित्र है। ठीक है, फिर आप कहेंगे पर्वतात नदी निस्सरन्ति, यानी पर्वत से नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे अत्र, यहाँ अनेकाह वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर अनेक वृक्ष है। अब आप कह सकते हैं नदी का जल, अब नदी में का की के का अर्थ निकालेंगे, कहेंगे नद्याः जलम, नदी का जल कैसा है, नद्याः जलम पवित्रम अस्ति, पवित्र है। ठीक है, नद्याः जलम शीतलम भवति, नदी का जल शीतल है। चित्र वर्णन इस प्रकार से किए जाते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है उसी चीज को आप संस्कृत में लिखते जाइए, तो ये आपका चित्र वर्णन हो जाएगा। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात है, इसमें तो पूरा दिया हुआ था, सिर्फ आपको खाली स्थान दे दिए और वो आपको भर देने हैं। आगे हमारा जो दूसरा प्रश्न आता है 5वां, उसमें तो आपको मंजूषा भी दे दी गई है, यानी ये एक आपको कीवर्ड्स भी दे दिए हैं। अब आप इनका प्रयोग कर लीजिए और अपना लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या दिख रहे हैं, ये अपन को सब अस्त्र शस्त्र दिखाई दे रहे हैं। ये सैटेलाइट दिख रहा है, ये मिसाइलें दिख रही हैं, ये टैंक दिख रहे हैं अपने, है ना, जो लड़ाई के लिए अपने प्रयोग में हुए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई, अस्त्र शस्त्र दिखाई दिए जा रहे हैं। और उन्होंने प्रश्न क्या लिख दिया कि चित्राणि दृष्ट्वा, कि चित्र को देखकर मंजूषातः, मंजूषा से उपयुक्त पदानि गृहीत्वा, उपयुक्त पदों को लेकर के वाक्य पूर्ति कुरुतु, वाक्यों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है अस्मिन् चित्रे, यानी इस चित्र में दृश्यन्ते, दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, उपग्रह, तो अकेले उपग्रह तो नहीं दिख रहे हैं, और ये उपग्रह नाम, यानी उपग्रहों के का अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे भाई अगर हम लिख देते उपग्रह नाम, तो इसका अर्थ क्या निकलता, ये अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में उपग्रहों के दिखाई दे रहे हैं, तो क्या सही अर्थ निकल रहा, नहीं निकल रहा, तो ये नहीं है। अस्मिन् चित्रे प्रयोग दृश्यन्ते, यहाँ प्रयोग दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखा। अस्मिन् चित्रे सैनिकाः दृश्यन्ते, सैनिक दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, यहाँ अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, तो हम पहले वाले में लिख देंगे अस्त्राणि। ठीक है, भवती दिखाई दे रहे हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं, नहीं। अस्त्राणाम, अच्छा अस्त्र तो है, लेकिन उसमें देखिए अस्त्राणाम में षष्ठी विभक्ति लग गई है, इसलिए इसका अर्थ निकला है अस्त्रों के। तो अपन अगर इसमें अस्त्रों के लिखेंगे तो क्या सही होगा कि अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में अस्त्रों का दिखाई दे रहा है, अस्त्रों के दिखाई दे रहे हैं, अस्त्रों की दिखाई दे रही है, गलत। लेकिन अगर अस्त्र हम सिर्फ लिख देंगे, अस्त्राणि का अस्त्र का बहुवचन अस्त्राणि लिख देंगे तो सही हो जाएगा कि अस्मिन् चित्रे अस्त्राणि दृश्यन्ते, यानी इस चित्र में हमें अस्त्र दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब लिखा हुआ है एतेषाम अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का युद्धे भवति, युद्ध में होता है। क्या होता है, तो कहेंगे प्रयोगः भवति, सैनिक होता है, उपग्रह होता है, अस्त्र होता है, अस्त्राणाम होता है, ये तो हमारा लिख ही चुका है। तो क्या कहेंगे, एतेषाम अस्त्राणाम, अब अस्त्राणाम तो पहले से ही लिखा हुआ है तो दो बार तो आएगा नहीं, तो इसी तरह से हमने देख लिया। अब हम इसका अर्थ निकालेंगे, एतेषाम, इनका, किनका, अस्त्राणाम, इन अस्त्रों का प्रयोगः युद्धे भवति, युद्ध में होता है। आगे लिखाता है भारतः एतदृशानां प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते, भारत एतादृशानाम, इस प्रकार के प्रयोगेण, प्रयोग के द्वारा विकसित देशः मन्यते, विकसित देश माना जाता है। किसके, किनके प्रयोगों से, देखिए अस्त्र शस्त्र तो सबके पास हैं, लेकिन उपग्रह हर किसी देश के पास नहीं है, तो इसीलिए विकसित देश माना जाता है। किनके प्रयोगों के, इस प्रकार के उपग्रहों के उपयोग के कारण, तो आप कहेंगे उपग्रहाणाम। ठीक है, उपग्रहों के, का भी बोध आ रहा है इसमें, तो हमारा उत्तर भी सही आ रहा है कि भारत एतदृशानाम, एतादृशानाम, इस प्रकार के उपग्रहाणाम प्रयोगेण विकसित देश मन्यते। ठीक है, इस प्रकार के उपग्रहों के प्रयोग के द्वारा विकसित देश माना जाता है। आगे लिखा हुआ है अत्र, यहाँ पर परमाणु शक्ति प्रयोग अपि, यहाँ पर परमाणु शक्ति का प्रयोग भी भवति, होता है, तो यहाँ भवति लिखेंगे। आगे लिखा है आधुनिकई अस्त्रैः, आधुनिक अस्त्रों के द्वारा
आधुनिकों के द्वारा, किनके द्वारा? अस्त्रों के द्वारा। आधुनिकई अस्त्रैः, यहाँ पे अस्त्र शब्द की विशेषता आधुनिकता बता रही है, इसलिए दोनों में एक ही विभक्ति लगी हुई है। यहाँ पर भी एतेषाम अस्त्राणाम, यहाँ पे भी देखिए अस्त्रों की भी विशेषता एतेषाम ने बताई है, तो एतत् शब्द भी षष्ठी विभक्ति जैसा बन गया। जहाँ पर विशेषण विशेषता वाले शब्द आते हैं वहाँ पर जो भी विशेषण बनाया जाता है वो विशेष्य के अनुसार ही बनाया जाता है। जो विभक्ति हमारे विशेष्य शब्द में होती है वही विशेषण में लगाई जाती है। ऐसा अपन ने कई बार अभ्यासों में किया है। अगर आप निरंतर देखते चले आ रहे हैं तो आपको ये चीज तुरंत समझ में आ गई होगी। यहाँ नहीं भी आई है तो भी यहाँ देख लीजिए, जैसे उपग्रहाणाम, उपग्रह कैसे बोले? इस प्रकार के। तो उपग्रह शब्द में जो इस प्रकार शब्द आ रहा था उसकी विशेषता बता रहा था। तो उपग्रह में हमारी षष्ठी विभक्ति थी, तृतीय वचन था, उसमें तृतीय षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप लगा था। तो यहाँ एत दृश्य शब्दों में भी क्या लगा दिया? एतादृशा नाम, नाम और नाम। देख लीजिए ई की विभक्ति लगाई हुई है। ऐसे यहाँ देखिए अस्त्रैः, तो यहाँ पे आधुनिक उसकी विशेषता बन रही है, तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लगा दिया। अर्थ क्या निकला है? आधुनिकई अस्त्रैः, यानी आधुनिक अस्त्रों की द्वारा अस्मान शत्रुभ्य रक्षन्ति, अस्मान यानी हमको, शत्रुभ्य शत्रुओं से रक्षन्ति रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के द्वारा कौन रक्षा करते हैं? सैनिकाः, सैनिक हमारी हमको रक्षा प्रदान करते हैं। आगे लिखा है खाली स्थान, सहायतया, सहायता के द्वारा बहुनी कार्याणि भवन्ति, बहुत सारे कार्य होते हैं। किन के द्वारा होते हैं? कहते हैं अस्त्राणाम सहायतया, अस्त्रों की सहायता से बहुत कार्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे क्या हो जाते हैं? ये हमारा आपका चित्र वर्णन जो है दूसरा भी पूरा होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि हमारे पास मंजूषा उन्होंने पहले ही दे दी है। इस प्रकार से अर्थ लगा के हमने अपना चित्र वर्णन कर लिया पूरा। अब लिखा है चित्रम दृष्ट्वा, यानी चित्र को देखकर, संस्कृते, संस्कृत में पंचवाक्यानि लिखत, संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो ये देखकर तुरंत ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये दीपावली का पर्व चल रहा है, दीपावली का त्योहार है। सबसे बहुत धूमधाम से जो मनाया जाता है भारतवर्ष में वो दीपावली होती है ना, सबसे जोर शोर से जो मनाया जाता है त्योहार। तो यहाँ क्या करना है? हमें अपने दीपावली त्योहार का वर्णन कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे? इदम यानी यह दीपमालिकोत्सवस्य चित्रम अस्ति। अब आप अगर दीपमालिकोत्सवस्य नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं? देखिए आप लिख सकते हैं, हम आपको दोनों तरीके बता देते हैं। देखिए कई बच्चे जैसे भाई थोड़ा हर एक कैटेगरी होती है, कई बच्चे उसको और अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसको और सरलता से भी लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं? इदम, ये आप लिखेंगे दीपमालिका उत्सवस्य। अब इसका अर्थ कैसे? देखिए इसी को हमने सिर्फ तोड़ दिया, यहाँ पे ये था ना जो ओ की मात्रा, उसको तोड़ दिया, आ और ऊ में तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? दीपमालिका उत्सवस्य चित्रम अस्ति, कि यह दीपमालिका उत्सव, दीपमाला कहते हैं दीपावली। दीपावली भी शब्द देखिए क्या होता है, दीपावली भी आपको बताए किससे मिलकर बना होता है। ये माला शब्द क्यों हमने प्रयोग किया दीपों के साथ में? तो दीपावली जो शब्द होता है वो दीप और आवली शब्द से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? दीप और आवली। आवली का अर्थ होता है पंक्ति, पंक्ति या कतार या लाइन, ठीक है। तो दीपों की माला या दीपों की पंक्ति या दीपों की एक कतार, ये शब्द आता है दीपावली के लिए, इसीलिए इसको दीपमालिका भी कह दिया, यानी दीपों की जिसमें माला जलाई जाती है ऐसे उत्सव का, ठीक है। तो दीपावली शब्द अब समझ में आ गया कि दीपावली किससे मिलकर बना है? दीप और आवली शब्द से। ऐसे ही दीपमालिका उत्सवस्य, अब आप नहीं लिखना है दीपमालिकोत्सवस्य नहीं लिखना है तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, अलग अलग तोड़ के लिख दीजिए, शुद्ध भी लिख जाएंगे कि इदम दीपमालिका उत्सवस्य चित्रमस्ति, ठीक है। अब कहते हैं कि दीपमालिको उत्सवः
कार्तिक मासे भवति, कि दीपमालिका जो उत्सव होता है वो कार्तिक मास में होता है। वह कार्तिक मास में हमें बोलना है कि कार्तिक के महीने में होता है। कार्तिक के महीने में मैं का अर्थ बताना है, तो कार्तिक मास में आप सप्तमी विभक्ति लगा देंगे तो ये इसमें मैं का अर्थ निकल आएगा। होता है यानी भवति, भव शब्द से भवति होता है, तो क्या कहेंगे आप, दीपमालिकोत्सव या दीपमालिक का उत्सव। अलग अलग लिखना है तो क्या लिखेंगे, आपको हमने बार बार बता दिया है, कोत्सव नहीं लिखना है, दीपमालिकोत्सव नहीं लिखना है, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं दीपमालिका उत्सव। ठीक है, संधि करके नहीं लिखना है, नहीं तो आ और ऊ का मेल हुआ है इसलिए ओ की गुण संधि हुई है दोनों जगह पे, ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है उसमें। नहीं आ रहा तो अलग अलग करके लिख दीजिए। दीपमालिका उत्सव कार्तिक मासे भवति, कार्तिक महीने में होता है। फिर से कहेंगे इदम यह अस्माकम हमारा धार्मिक उत्सव भवति, धार्मिक उत्सव लिख दीजिए या अलग अलग लिख दीजिए इसको, यह हमारा धार्मिक उत्सव लिख देंगे आप, धार्मिक उत्सव भवति या अस्ति है, ये हमारा धार्मिक उत्सव है, धर्म से जुड़ा हुआ हमारा उत्सव है। अस्मिन् दिने, इस दिन पर, जनाः लोग मिष्ठानम खादन्ति, मिष्ठान खाते हैं, जनाः लोग परस्परम मिलित्वा एक दूसरे से मिलकर प्रहर्षिता भवन्ति बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 वाक्य हो गए। नहीं तो वाक्य तो अपने बहुत सारे हैं, कई और भी लिख सकते हैं कि अस्मिन् दिने, इस दिन पर, जनाः नवीन वस्त्राणि धारयन्ति, नवीन वस्त्रों को धारण करते हैं, है ना। इसमें हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, भाई इसमें करने के लिए तो अपने बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन जो सिंपल से वाक्य हो सकते हैं आपके लिए वो हमने आपके लिखवा दीजिए। ठीक है, कि सब आपस में मिलकर खुश होते हैं। ठीक है, तो यही एक क्या होता है, हर एक उत्सव को मनाने का एक मूल उद्देश्य होता है कि आप उसको मनाएं और आप खुश हों, आपस में मिलना जुलना हो, आपका एक दूसरे से प्रेम की भावना बढ़े, है ना। मन में जो भी मन मुटाव चल रहे हों आपस में, वो सब चीज़ें खत्म हो जाएं, तो इसलिए ये हर एक पर्व मनाया जाता है। ठीक है, इनको हमने साथ वाले भी शब्द तो लिखे ही हुए हैं, उनके हमने तोड़ के भी बता दिए हैं कि इस प्रकार से भी आप उनको सरल वाक्यों में लिख सकते हैं। तो ये आपका चित्र वर्णन हो गया। चित्र वर्णन में पहले कैसा चित्र वर्णन आया कि केवल आपको चित्र दे दिया था, प्रश्न दे दिए थे और उसमें खाली स्थान थे, मंजूषा दे दी थी, लेकिन इसमें कहा कि अब चित्र का पूरा वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपने चित्र का वर्णन कर लिया। ठीक है, अच्छा, चित्र वर्णन की जगह पे यहीं पे चित्र ना देते और लिख देते दीपावली पर 5 वाक्य लिखिए, तब भी वही लिख देते। कहें आपसे कि रक्षाबंधन पर्व पर आपको, रक्षाबंधन जो पर्व है उस पर 5 वाक्य लिखिए, तब भी आप यही लिख देंगे, है ना, तब भी आपको ये 5 वाक्य लिख दीजिए। चाहे चित्र वर्णन हो या अनुच्छेद लेखन हो, बात एक ही हो जाती है कि आपको उस टॉपिक के ऊपर आपको बस 5 वाक्य लिख देना है संस्कृत में। लेकिन इसमें ये हो जाता है कि थोड़ा सा चित्र से भी हमें सहायता मिल जाती है कि क्या क्या दिख रहा है उसी के बारे में लिख दीजिए, अपना बन जाता है। अब आगे लिखा है चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, संस्कृते, संस्कृत में पंचवाक्यानि लिखे, 5 वाक्यों को लिखिए। तो ये दिख रहा है ये कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, हमारा रक्षाबंधन का। ठीक है, अब हमें रक्षाबंधन का लिखना है तो अब रक्षाबंधन के बारे में बताएंगे। लिखेंगे रक्षाबंधनम यानी रक्षाबंधन, भारतीयानाम भारतीयों का, भारतीयानाम भारतीयों में, मुख्योत्सवः भवति। अब यहाँ पे मुख्योत्सव, मुख्य उत्सवः शब्द से मिलकर बना है, यहाँ पे हमारी गुण संधि हुई है, चाहे तो अलग अलग लिख लीजिएगा। मुख्य उत्सवः अस्ति। ठीक है, आगे लिखेंगे आप भगिन्यः यानी बहनें, भातृणाम यानी भाइयों की, हस्तेषु हाथ पर, रक्षा सूत्रम रक्षा सूत्र को, बाध्यंती बांधती हैं, भगिन्यः बहनें। अब यहाँ पे सब में बहुवचन लगाया क्योंकि हमने लिखना था बहनें। ठीक है, क्या लिखना था, बहनें, तो हमने लिख दिया भगिन्यः। अब इसी में हमें लिखना होता कि बहनों के द्वारा, अगर के द्वारा का अर्थ निकालना होता तो यही भगिनी शब्द का हम तृतीया विभक्ति का ले लेते तो हमारा हो जाता भगिन्याः यानी भगिनी के द्वारा। लेकिन हमें बहनें भी लिख दें तो भी हमारा वाक्य सही हो रहा है कि बहनें भाइयों के हाथ पर राखी बांधती हैं। तो ये कैसे लिखा, बहनें
एक नहीं है बहन, बहुत सारी हैं, एक बहन थोड़ी ना बांधती है, सभी बहनें बांधती हैं, तो इसीलिए बहुवचन का रूप लिया, तो कहा भगिन्यः। भगिनी होता है बहन, ठीक है, संस्कृत में उसी का बहुवचन प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनाया जाएगा, तो बहन, दो बहनें और बहुत सारी बहनें, बहुवचन का रूप उठा लिया, बन गया भगिनी। भ्रातृ शब्द किसको कहा जाता है? भाई को। उसी में अब भाइयों की, अब का की के का बोध करना है तो षष्ठी विभक्ति लगानी होगी, वो भी कौन सी? बहुवचन वाली, तो हो जाएगा भातृनाम। बहने भाइयों के। हस्तेषु, अब हस्त कैसा हो गया? हाथ। अब एक हाथ पे तो बांधते नहीं है तो हस्ते लिख देते, नहीं, हाथों पर का अर्थ कहाँ आता है? सप्तमी विभक्ति में आता है, तो क्या हो जाएगा? अब एक हाथ थोड़ी ना होता है, बहुत सारे होते हैं, इसलिए सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा देंगे हस्त में, हस्त यानी हाथ, तो हो जाएगा हस्तेषु। रक्षा सूत्र को, तो रक्षा सूत्र को क्या, राखी को कहा क्या कहा जाता है? रक्षा सूत्र। उसमें को का भाव लगाना है तो द्वितीय विभक्ति लगा दी, यानी रक्षा सूत्र को। बाध्यंती यानी बांधती हैं, तो भगिनी कौन होती है? बहनें, बहुवचन है इसलिए बाध्यंती लगा दी। बाधती लगते जब एक बांधती होती, बहुत सारी बांध रही हैं तो बाध्यंती हो गया। आगे लिखा है भ्रातरः यानी भाई, अपि भाई भी, ताशाम यानी उनको, उनको क्या करते हैं? रक्षा करते, उनमें क्या करते हैं? ताशाम उनको, रक्षा करते रक्षा के लिए, संकल्पयन्ति संकल्प करते हैं, ठीक है। भ्रातरः यानी भाई, भगिन्यश्च और भगिनी, परस्परम यानी आपस में, उपहाराणि यच्छन्ति आपस में क्या करते हैं? उपहाराणि यच्छन्ति उपहार देते हैं, आपस में उपहार देते हैं। बहन भी लाती है भाई के लिए, भाई भी लाता है, परस्परम, है ना। ते मिलित्वा और वे मिलकर, मिष्ठानानि चा अपि खादन्ति। अब यहाँ पे इस पे चापि खादन्ति लिखा हुआ है तो इसको आप च अपि खादन्ति भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ते मिलित्वा वे मिलकर, मिष्ठानानि च अपि खादन्ति यानी मिष्ठान भी खाते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा? छठवां वाला रक्षा सूत्र का आपका एक अनुच्छेद कह लेते हैं, चित्र वर्णन कह लेते हैं। बात एक ही है, चित्र में बस ये रहता है कि चित्र दिखाई दे रहा है, उसके अनुसार वाक्य लिख दीजिए। लेकिन हमारा जब अनुच्छेद लेखन होता है तो वहाँ पे ये ना लिख के कह देंगे वन, और कह देंगे वन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो अब हमें चित्र नहीं दिख रहा है तो अपने आप वन के बारे में लिख दीजिए, लेकिन चित्र है तो अच्छी बात है, उसको देख देख के लिख देंगे कि इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, इदम वनस्य चित्रम अस्ति। ये किसका चित्र दिख रहा है? भाई वन का भी हो सकता है, उद्यान का भी हो सकता है। उद्यान यानी जैसे आप देखते हैं ना, आप कहेंगे उद्यान यानी बगीचे में थोड़ी ना होते हैं, तो अभ्यारण्य जो बनाए जाते हैं वो भी एक प्रकार के उद्यान होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, या आप लिख सकते हैं इदम वनस्य यानी वन का चित्र है, वनस्य चित्रम अस्ति। फिर कहेंगे अत्र बहवः वृक्षा सन्ति। सबसे पहले तो देख लीजिए कि खूब सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? अत्र यानी यहाँ, बहवः यानी बहुत सारे क्या है? वृक्ष हैं। तो आप कहेंगे वृक्ष एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो वृक्ष का बहुवचन लगाएंगे, कहेंगे वृक्षाः और सन्ति यानी है। एक होता तो कह देते अस्ति, जैसे चित्र एक है इसलिए कहा है, और वृक्ष बहुत सारे हैं इसलिए कह दिया है, तो हो जाएगा हमारा अस्ति का अर्थ होगा है और सन्ति का अर्थ हो जाएगा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? इदम उद्यानस्य या वनस्य चित्रम अस्ति, अत्र बहवः वृक्षाः सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। अब कहेंगे वृक्षेषु बहवः पक्षिणः सन्ति। अब वृक्षों पर यहाँ पे देखो चिड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं, पक्षी दिखाई दे रहे हैं। एक एक चीज को देखते जाइए, अपना एक एक वाक्य बनता जाएगा। पहले हमने कहा ये वन का चित्र है, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, अब बहुत सारे पेड़ों पर पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे? वृक्षेषु यानी वृक्षों पर। अब वृक्ष में पर लगाना है तो सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगाएंगे, यानी वृक्षेषु। वृक्षे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक वृक्ष नहीं है, बहुत सारे हैं, तो सप्तमी विभक्ति तो लगेगी लेकिन वो भी बहुवचन वाली। वृक्षेषु, अब बहुत सारे हैं, बहुत सारे को क्या कहा जाता है? बहवः। वह नहीं होता है, बहवः होता है। बहवः पक्षिणः, पक्षी भी बहुत सारे हैं तो पक्षी शब्द का भी बहुवचन लगाएंगे, पक्षिणः सन्ति। अब यहाँ पे एक देखिए पीछे से बाघ भी दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे अत्र, यहाँ पर एको व्याघ्रः अपि दृश्यते, यहाँ पर एक व्याघ्र भी दिखाई दे रहा है।
अब आप कहेंगे देखो यहाँ पे कौन, बोले मृगा, वो जो हमारी हिरण है वो बैठी है, यहाँ पे एक मयूर भी दिखाई दे रही है। तो आप क्या लिख देंगे, कहेंगे उद्याने मृगः, उद्यान में मृग, तिष्ठति बैठी है, तिष्ठ धातु होती है बैठने के लिए। तो कहते हैं उद्यान में या वन में, उद्यान की जगह अगर वन बता रहे हो तो आप यहाँ पे वने लिखेंगे। अगर ऊपर आपने क्या लिखा है, वन लिखा है, तो नीचे भी वने आएगा। वने मृगः तिष्ठति और तत्र तत्रैः, और वहां पर तत्रैः मयूरा अपि अस्ति, वहां पर मयूर भी है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका चित्र वर्णन। तो आगे देखते हैं। तो अब इस प्रकार से पाठ हमारा होता है पूरा। अभ्यास कार्य आपके कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा पाठ भी कंप्लीट हो गया है पूरा। अब चलते हैं अब अपने अगले वीडियो में नए पाठ की ओर, जिसका नाम है हमारा चतुर्दश पाठ है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में हम उस पाठ में पढ़ेंगे। उसके पहले आपको मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर आसानी से मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आप गूगल पे जाइए, लिखिए magnetbrains.com। आप जैसे ही इंटर करेंगे आपके सामने वेबसाइट पेज हो जाता है ओपन, जिसमें कि आपको सारी क्लासेस दिखती हैं। इनमें से आप जिस क्लास को सिलेक्ट करेंगे उसका ही पेज हो जाएगा आपका ओपन, ठीक है, जिसमें कि उसी क्लास के सारे सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। मान लीजिए आपने क्लास 8th सिलेक्ट किया तो 8th क्लास के सारे सब्जेक्ट आपको दिखने लगेंगे। उनमें मान लीजिए आपने संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे कि हर चैप्टर में कितने कितने वीडियोस हैं, कितने कितने टॉपिक करवाए गए हैं, वो सब यहाँ पर आपको दिखने लगेंगे। आप अगर पहला चैप्टर क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीनों जो आपकी लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। मान लीजिए आपने पहला ओपन किया वीडियो तो आपके सामने पहला वीडियो चलने लगेगा, ठीक है। अब इसमें करना क्या है भाई, पहला वीडियो देख लिया, उसमें भी अगर हमें दूसरा देखना है तो नेक्स्ट पे चले जाइए, तीसरे पे जाना है तो नेक्स्ट पे चले जाइए, नहीं तो फिर हमें दूसरा तीसरा कोई और लेसन देखना है तो क्रॉस कीजिए, तो फिर से मेन लिस्ट पे आ जाएंगे अपन, ठीक है। आसानी से क्यों किया, क्योंकि भाई पार्ट में बनी हुई चीज़ें हैं। प्लेलिस्ट में कभी कभी ऐसा होता है कि ढूंढते हैं और पार्ट नहीं अगर मिल पाता है, कहीं ऊपर नीचे हो जाता है तो वो चीज़ें आपकी छूट जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सीक्वेंस में मिल जाएंगी, एक साथ मिल जाएंगी और अलग अलग छोटी छोटी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी कि जिस पार्ट को पढ़ना है उसी के ही वीडियो अपन को दिखेंगे। बस तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में, जिससे कि बच्चों को कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए वेबसाइट आप लोगों के लिए बनाई गई है। रजिस्टर करना है तो वो फ्री कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगना है। तो हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले नए पार्ट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।